जो टॉपिक है वो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? सॉइल, मिट्टी के बारे में पढ़ा था। तो मिट्टी के बाद अगला जो टॉपिक है वो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति है। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? उससे पहले हमें जानना चाहिए कि वनस्पतियाँ क्या होती हैं। वनस्पतियों के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे होते हैं, घास वगैरह होती हैं, ठीक है, लताएं होती हैं, वे सभी शामिल होती हैं जो हमारे पर्यावरण में पाई जाती हैं। वनस्पतियों के अंतर्गत पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, लताएं आदि सभी शामिल किए जाते हैं जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। किंतु यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे वनस्पतियाँ होती हैं जो लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं, इसीलिए उनको प्राकृतिक कहा गया है, ठीक है। जैसे ऐसी वनस्पतियाँ जो लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी मिट्टी में जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर होकर स्वयं उगती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? बिना मानवीय हस्तक्षेप के ये स्वयं उगती हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा गया। ये लंबे समय तक लंबा टाइम लगता है इनको उगने में और मानवीय हस्तक्षेप भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। मानवीय हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है और ये स्वयं उगते हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु परिस्थिति जैसी भी रहेगी, किसी भी स्थान की मृदा कैसी है और जलवायु परिस्थिति कैसी है, वहाँ पर उस प्रकार की वनस्पतियों का उत्पत्ति होता है, ठीक है। और उसमें मानवीय हस्तक्षेप अगर नहीं है तो उसको हम इसीलिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है इनको। और प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत चाहे पेड़ पौधे हों, घास हो, ठीक है, झाड़ियाँ हैं या लताएं वगैरह होती हैं, जो उनको भी शामिल, सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं वनस्पतियों के अंतर्गत, ठीक है। और वनस्पतियाँ और वन दो चीज़ अलग अलग चीज़ है। एक वनस्पतियाँ होती है, एक वन होता है। वनस्पतियों के अंतर्गत क्या क्या बताया? पेड़ है, घास है, झाड़ियाँ हैं, लताएं हैं। किंतु जब हम वन की बात करते हैं तो वन के अंतर्गत आपका वनस्पति भी आता है। वनस्पति इसका मतलब क्या पार्ट, किसका पार्ट है? वन के अंतर्गत ही आ रहा है। तो वन के अंतर्गत वनस्पतियां भी आती हैं, वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, सब कुछ शामिल किया जाता है वन के अंतर्गत, ठीक। वन के अंतर्गत सभी चीज़ें शामिल होती है, इससे वनस्पतियां भी होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके आसपास का जो पर्यावरण होता है सब कुछ शामिल किया जाता है। तो वनस्पतियों और वन में बस यही थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अब किसी भी अन्य स्थान की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। पहले बात तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती है? बिना मानवीय हस्तक्षेप की होती है। कैसे होती है? बिना मानवीय हस्तक्षेप की होती है। बिना मानवीय हस्तक्षेप की उगती है और इनके उगने में क्या क्या निर्भर करता है? एक तो मिट्टी वहां की कैसी है, मिट्टी व जलवायु परिस्थिति। मिट्टी व जलवायु परिस्थिति पर निर्भर होता है, ठीक है। और बिना मानवीय हस्तक्षेप के एक लंबे समय के उपरांत ये प्राकृतिक वनस्पतियों का उद्भव होता है, यह उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब किसी भी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पतियां होगी वो ऊंचाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई। किसी क्षेत्र की ऊंचाई कैसी है? ऊंचाई जैसे हिमालयी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियां भी अलग अलग होती हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक वनस्पतियां और ऊंचाई के बीच एक अंतर संबंध पाया जाता है, ठीक है। जहाँ ऊंचाई ज्यादा होगी वहाँ की वनस्पति अलग होगी, जहाँ पे अपेक्षाकृत ऊंचाई कम है वहाँ की वनस्पति अलग होगी। तो प्राकृतिक वनस्पति जो वनस्पतियां होती है वो ऊंचाई पर निर्भर करती है, ठीक है। ऊंचाई के साथ इनका अंतर संबंध होता है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियों के कारक कौन कौन से हैं? मतलब किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं? एक तो ऊंचाई पर निर्भर करेंगी, ऊंचाई के साथ इनका संबंध होता है और ये प्रत्यक्ष संबंध है प्राकृतिक वनस्पतियों का ऊंचाई के साथ में क्या है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है घटती है प्राकृतिक वनस्पतियों का साइज मतलब आकार जो ऊंचाई है वो भी घटती बढ़ती रहती है। दूसरी, किसी भी स्थान की जो वनस्पतियां होंगी वो एक तो ताप पर निर्भर करेंगी, किसी भी स्थान का टेम्परेचर कैसा है वहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियां भी उसी प्रकार की होंगी, ठीक है। दूसरा क्या है? तापमान।
किसी भी स्थान की तापमान अगर वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां की वनस्पतियां अलग होंगी, और जहाँ पे वर्षा ज्यादा हो, टेम्परेचर की बात करें तो जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होंगी वहां की वनस्पतियां अलग। ठीक है, जैसे आप देखते हैं जैसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो आता है वहां पर जो वनस्पतियां होती हैं वो अलग होती है, किंतु जहाँ पे वर्षा तापमान कम होता है जैसे आपका पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, वहाँ की वनस्पतियां अलग होती है। ठीक है, वो बर्फ के प्रति जो कि वहाँ पे बर्फबारी होती है तो वहाँ के लिए अनुकूल वनस्पतियां उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, किंतु जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ की वनस्पतियां अलग होंगी। तो तापमान भी प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप की बात है नहीं। ठीक है, इसीलिए इनको प्राकृतिक वनस्पति कहा गया है। तो तापमान प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है। अब किसी क्षेत्र की वर्षा कितना हो रहा है, किसी भी स्थान पर अगर ज्यादा वर्षा होगी तो वहां पे वनस्पतियों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी। जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है और तापमान अधिक होता है, तापमान भी ज्यादा हो और वर्षा भी ज्यादा हो, तो वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। जब वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे थे क्लाइमेटोलॉजी में, तो उसमें बताया गया था कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं 0 से 5 डिग्री ऊपर और 0 से 5 डिग्री नीचे के बीच में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जैव विविधता जो है ज्यादा पाई जाती है इस क्षेत्र में, और किंतु जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो जैव विविधता में क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जैव विविधता की बात करें, बायोडायवर्सिटी भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है क्योंकि यहाँ पे तापमान भी ज्यादा होता है और वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, वही स्थिति यहाँ पे अगला कारण है वर्षा। किसी भी स्थान पर वर्षा प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करती है। ठीक है, वर्षा ज्यादा होगी तो वनस्पतियों का जो आकार होगा या जो उनकी लंबाई होगी वो ज्यादा होगी, वहां पे बड़े वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, और किंतु जहाँ पे वर्षा कम होगी वहां पे वृक्ष अपेक्षाकृत छोटे किंतु उनकी जड़ें लंबी होंगी। जहाँ पे वर्षा कम होंगी वहां पे वृक्षों की जो आकार होगी ऊंचाई के साथ में देखेंगे तो ऊंचाई कम होगी, किंतु उनकी लंबाई जो है, जड़ों की लंबाई जो होगी वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। ठीक है, तो वर्षा पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जैसे किसी भी स्थान की मिट्टी लिखे पहले। ठीक है, मिट्टी कैसी है, वहां की मिट्टी और ढलान। ठीक है, मिट्टी ढलान, मिट्टी तो पहले लिखे, मिट्टी व ढलान, उस स्थान पर ढलान कैसा है, वहां की मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी किस प्रकार की है। काली मिट्टी है, मिट्टी वाला चैप्टर पढ़े थे ना, लेटराइट मिट्टी है, वहां पे जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाए, किसी भी स्थान की मिट्टी कैसी है उस पर भी आपकी प्राकृतिक वनस्पतियां डिपेंड करती है। ठीक है, निर्भर करती है। तो 3-4 कारक है जिन पे प्राकृतिक वनस्पतियां निर्भर करती है। एक तो क्या है, ऊंचाई के साथ इनका संबंध होता है। ठीक है, दूसरा तापमान पर भी ये निर्भर करती है, तीसरा वर्षा के आधार पर, चौथा मिट्टी और ढलान के आधार पर किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पतियां निर्भर करेगी। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। तो कुछ अन्य कारक है जो ये सब क्या है, प्राकृतिक कारक है, इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप तो है नहीं कि हम तापमान को बढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, वर्षा ज्यादा करवा दे रहे हैं या वर्षा कम हो रही है। मिट्टी जैसी है उसको बनने में काफी समय लगता है, तो उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कारक है जो प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें 2 कारक ऐसे हैं जैसे तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा के आधार पर हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण और प्रकार। अगला इनका वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रकार पढ़ना, टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन। प्राकृतिक वनस्पतियों का जो वितरण है और प्रकार पढ़ना है वो कितने आधार पर पढ़ना है। एक तो क्षैतिज वितरण है, क्या है, दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। जो क्षैतिज वितरण होता है इसी को हम बोलते हैं वर्षा आधारित, वर्षा आधारित वनस्पतियां, क्या बोलते हैं, वर्षा आधारित वनस्पतियां। जबकि जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है इसको बोलते हैं ताप या ताप आधारित वनस्पतियां। इसको याद रखना इसलिए आसान है थोड़ा सा। देखो जब आप पूरा ग्लोब पढ़ते हैं भारत के स्थिति, ये चीज क्या है, ये ऊर्ध्वाधर होती है, ऊपर जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है, ऊंचाई के साथ ऊर्ध्वाधर होता है। तो हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे 0 से 30, फिर आगे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है
कम होता जाता है। तो ये क्या है, इधर से ताप आधारित है। तो ऊर्ध्वाधर जो वितरण होगा कैसा होगा, ताप आधारित होगा। किंतु हवाओं की दिशा किधर होती है, हवाओं की दिशा इधर मतलब भूमध्य रेखा के आसपास जो होता है, व्यापारिक कोने जो होती है पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। तो ये कौन सा वितरण है, ये क्षैतिज वितरण है ना, भूमध्य रेखा के साथ में कौन सा वितरण है ये, क्षैतिज। तो क्षैतिज वितरण जो है हवाएं क्या निर्धारित करती है, किसी भी स्थान पर वर्षा कितनी होगी इसका निर्धारण कौन करता है, व्यापारिक कोने जो होती है, हवाएं जो होती है वो निर्धारित करती हैं। तो हवाओं का वितरण कैसा है, सीधा इस डायरेक्शन में, पूर्व से पश्चिम है या तो पश्चिम से पूर्व। तो इनका वितरण देखते हैं, तो ये ऊंचाई के साथ नहीं हो रही है, पैरेलल जा रही है, हवाएं पैरेलल जाती है। तो ये पैरेलल लाइन जो होती है क्या दिखाता है, क्षैतिज वितरण। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि क्षैतिज वितरण का संबंध किससे है, वर्षा आधारित है। जैसे जैसे हम व्यापारिक कोणों की बात करते हैं, वो भी इन दोनों की पूर्वी व्यापारिक कोणों की बात करते हैं। तो हम पूर्व से जैसे जैसे पश्चिम में जाते हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लाइमेटोलॉजी में, जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं वहां पे वर्षा की मात्रा जो है कम होती चली जाती है। ठीक, क्योंकि आर्द्रता यहाँ पे ज्यादा मिलती है शुरुआत में, क्योंकि हवा में नमी ज्यादा है। तो जो क्षेत्र पहले पड़ेगा वर्षा भी वहां पे ज्यादा होगी। जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वहां पर वनस्पतियां भी यानी जैव विविधता भी ज्यादा होगी, मतलब पेड़ों की साइज जो होगी, आकार जो होगा बड़ा होगा। किंतु जैसे जैसे आगे जाएंगे वनस्पतियों का साइज, उनका आकार जो है छोटा होता चला जाता है। पहले बड़े वृक्ष मिलते हैं, उसके बाद फिर घासें मिलती हैं, ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे फिर रेगिस्तान वाला क्षेत्र मिल जाता है। मतलब आपको इसीलिए जो भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है 0 से 30 डिग्री, ठीक है, 0 से 30 डिग्री ऊपर और 0 से 30 डिग्री के नीचे के बीच में जितने भी आपको मरुस्थल दिखाई देते हैं वो पश्चिमी भाग में दिखाई देते हैं। कहाँ पे दिखाई देते हैं, पश्चिमी भाग में दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाते हैं वर्षा की मात्रा जो होती कम होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो व्यापारिक कोने चलती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। जो क्षेत्र पहले पड़ेगा वर्षा भी वहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, और जो क्षेत्र बाद में आता है वहाँ पे वर्षा कम होती है। इसीलिए जैसे वर्षा, ये वर्षा पर निर्भरता है ना, कि जो शुरुआती क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी तो पेड़ों के आकार जो होंगे वो ज्यादा बड़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पेड़ों की साइज भी कम होती चली जाएगी। किसी भी वनस्पतियों का निर्धारण जो करना होता है, मतलब उनका आकार कैसा होगा या उनकी आकृति या उनकी जड़ें बड़ी होंगी, वो वर्षा और तापमान पर ज्यादा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, वर्षा और तापमान पर अधिक निर्भर करती है, ठीक है। तो ये दोनों याद रहेगा, क्षैतिज वितरण मतलब वर्षा आधारित वितरण, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या है, ताप आधारित वितरण, ठीक। और इसमें अगला जो पहला जो पढ़ना है हॉरिजॉन्टल वाला ताप आधारित वितरण, सॉरी हाँ वर्षा आधारित वितरण के बारे में। क्षैतिज वितरण यानी वर्षा आधारित वितरण, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है, यानी वर्षा अगर कम हो रही है, वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, कम, वर्षा के कम होने पर, वर्षा की मात्रा कम होने पर जो भी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों की सघनता जो होती है वनस्पतियों की सघनता, जैवभार व जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। जैव विविधता में कमी होती है, ठीक है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती है, किसी भी स्थान पे पाई जाने वाली वनस्पतियां जो होती हैं उनकी सघनता में भी कमी दिखाई देती है। मतलब सघनता पता ना, वृक्षों के बीच की दूरी, ठीक है। जैवभार मतलब उनका खुद का द्रव्यमान कितना है, जैवभार में कमी दिखाई देती है। साथ साथ जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा ज्यादा होगी तो वनस्पतियां भी ज्यादा पाई जाएंगी, उनकी सघनता भी ज्यादा होगी, जैवभार भी ज्यादा होगा और उनका क्या बोलते हैं, जैव विविधता में भी ज्यादा ही होगा। किंतु अगर वर्षा कम है तो ये तीनों चीज होगी कम होगी, ठीक है। इसको याद रखना, यहाँ से स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। अब जो क्षैतिज वितरण है वर्षा आधारित वितरण, ठीक है,
ठीक, देखिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है, या वर्षा आधारित वितरण, ठीक है। और इसमें वर्षा की मात्रा कम होने पर सघनता कम होती है, जैविकता कम होती है और जैवभार कम होता है, ठीक है। जैसे अगर विश्व में देखें तो अभी भूमध्य रेखा के पास जैविकता सबसे ज्यादा थी, किंतु जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जैविकता में कमी देखने को मिलती है। ये स्टेटमेंट पक्का याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भूमध्य रेखा पे जैविकता ज्यादा होती है या ध्रुवों पर ज्यादा होती है। तो स्टेटमेंट घुमा के पूछा जाता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जाने पर जैविकता में कमी देखने को मिलती है। तो ये गलत है ना, कि ध्रुवों से अगर जैविकता पे जा रहा है तो जैविकता में कमी नहीं होती जबकि वृद्धि होती है, ठीक है। स्टेटमेंट उल्टा करके पूछा जाता है। अब क्षैतिज वितरण जो होता है, वर्षा आधारित जो क्षैतिज वितरण यानी वर्षा आधारित वनस्पतियों की बात करेंगे तो इसको भी कई भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां। सदाबहार वनस्पतियां, इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल लिखे ना, एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कैसी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है जहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है, ठीक। यहाँ पे जो वर्षा होती है लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, सॉरी 250 सेंटीमीटर, कितना वर्षा होती है? 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अब इसके बारे में अलग अलग बताएंगे, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार, सदाबहार वनस्पति 250 से अधिक, 200 से 250, हाँ इसका रहेगा 200 से 250। इसको बोलते हैं सेमी एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कितना होता है? 200 से 250। इसके बाद अगला जो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक। कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मतलब मॉइस्ट डेसिडियस, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अगले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पर्णपाती वनस्पति, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। पहले तीनों के बारे में लिखते हैं, फिर आगे तीन और लिखेंगे, ठीक है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां, एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पतियां, सेमी एवरग्रीन, यहाँ पे 200 से 250 के बीच वर्षा है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक। विश्व में पढ़ते हैं क्योंकि भारत में तो टुंड्रा होगा नहीं ना, क्योंकि हमें भारत का यहाँ पे पढ़ना है। वो पहले पढ़ चुके हैं टुंड्रा, सवाना, चीन तुल्य, ठीक है। वो सब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी टाइप पढ़े थे, ठीक है। अब इसमें लिखना पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों में हेडिंग डालो, 3 लाइन छोड़ देना ऑलरेडी पहले से, ठीक है, क्योंकि इनके टाइप अभी 3-4 और है। थोड़ा सा लाइन छोड़ के 4-5 लाइन छोड़ देना टाइप के हिसाब से। पहले इन 3 को लिखा देते, फिर उन तीनों को लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या लिखना? पहली हेडिंग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां। यहाँ पे वर्षा कितनी है? पहला पॉइंट है 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
पे जो वर्षा होती है कितना, पहले तो लिखेंगे 250 से अधिक। और तापमान भी यहाँ का जो होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस। तापमान क्या होता है, तापमान भी यहाँ पे ज्यादा होता है, तापमान भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो वनस्पतियां होंगी उसमें सघनता भी ज्यादा पाई जाएगी, जैवभार भी अधिक होगा और यहाँ पे जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, भारतीय वनस्पतियों में सबसे ज्यादा जैव विविधता किसमें पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी एवरग्रीन, हमेशा ये एवरग्रीन रहते हैं। ठीक, और अगला पॉइंट है इसमें, इनको हम बोलते हैं सदापर्णी वनस्पतियां। किस नाम से जानते हैं, सदापर्णी वनस्पति, आर्द्र सदापर्णी वनस्पतियों के नाम से इनको जाना जाता है, एक अलग नाम है उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति, इसलिए बोलते हैं आर्द्र सदापर्णी वनस्पतियां। इन्हें आर्द्र सदापर्णी वनस्पतियां भी कहा जाता है। यहाँ पे जो वृक्षों की ऊंचाई होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, वृक्षों की ऊंचाई या वनस्पतियों की ऊंचाई होगी, ऊंचाई लगभग 60 मीटर तक हो सकती है। ठीक, कितना होती है, लगभग 60 फीट, बोलिए सॉरी 60 फीट, कितनी होती है, 60 फीट तक होती है, मीटर बहुत ज्यादा होता है, वही 60 फीट तक होती है। ठीक, और ये वनस्पतियां पाई कहाँ जाएंगी, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। तो वर्षा का क्षेत्र कहाँ पे सबसे ज्यादा है, जो पश्चिमी घाट है उसका पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे ज्यादा वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढाल कैसा होता है, वो वृक्ष छाया वाला प्रदेश होता है। वृक्ष छाया मतलब वहाँ पे वर्षा क्या होती है, वृष्टि छाया जिसको बोलते हैं, वृष्टि छाया मतलब वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। तो जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वो कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है। इसके अलावा केरल है, कर्नाटका है। ठीक है, केरल, कर्नाटका, और आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो गारो खासी की जो पहाड़ियां हैं, खासी वाली, वहां पे भी ज्यादा वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो पाए जाते हैं कहाँ पे, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर। पश्चिमी ढाल पर तथा केरल, तमिलनाडु, और उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, इन क्षेत्रों में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां। ठीक, इनके कुछ उदाहरण लिखना, एक छोटा अंडमान निकोबार भी लिखना इसमें, अंडमान निकोबार भी, ठीक है ना, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में भी ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले वृक्षों के नाम हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार, ठीक है, इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके वृक्षों के नाम हैं सिंकोना, महोगनी, सिंकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड। इसमें सबसे जरूरी यही है कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इनका नाम जरूर याद रखना। सिंकोना है, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ भी है, आर्किड भी है, ठीक है, रबड़ भी लिखना, और बहुत सारे वृक्ष, आबनूस, और आबनूस, बांस, ताड़, आबनूस, बांस, ताड़, आबनूस, बांस, ताड़। ताड़ एक वृक्ष है या वनस्पति, घास है, ठीक है, वृक्ष,
बांस जो सत्ताड़ बोलो, बांस क्या है? बांस एक वृक्ष है घास है। या घास? घास है। घास। घास। उसके घास की परिभाषा के अंतर्गत डाल दिया गया जिससे उसकी कटाई की जा सकती है, क्योंकि वृक्षों की कटाई करने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे इसकी खेती की जा सके ना, खेती की विशिष्ट बढ़ावा देने के लिए बांस सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? भैया आपने बताया कौन से राज्य में? तो ये केरल और तमिलनाडु से। हाँ, असम में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पे होती है? असम में सबसे ज्यादा होता है बांस। इससे सिंकोना है, महोगनी है, रोजवुड है, आर्किड है, आबनूस, बांस और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, अगला है ना आर्द्र सदाबहार वनस्पति। अर्ध सदाबहार वनस्पति। अर्ध सदाबहार वनस्पति है, उनको बोलते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहां जहां पे सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं उसी के आसपास अर्ध सदाबहार वनस्पतियां होंगी। जहां पे इनसे कम वर्षा होगी, अच्छा जहां पे 250 सेंटीमीटर की बारिश हो उसी के बगल में तो 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होगी उसी के आसपास क्षेत्र में। तो जहां जहां पे आपको उष्णकटिबंधी या उष्णकटिबंधी सदाबहार वनस्पतियां दिखाई देती हैं उसी क्षेत्र में आपको अर्ध सदाबहार वनस्पतियां ही दिखाई देंगी। अर्ध सदाबहार वनस्पतियां, यहाँ पे जो बारिश होती है कितना होती है? 200 से 250 200 से 250। टेम्परेचर वही 20 से 22 होता है, 20 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग वही रहता है। इनका क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ पे भी उष्णकटिबंधी सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है वे सभी क्षेत्र जो होते हैं वो अर्ध सदाबहार वनस्पतियां यानी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें क्षेत्रों के नाम है सह्याद्री, सह्याद्री मतलब वही पश्चिमी घाट, मेघालय का पठार यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अंडमान निकोबार, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, नहीं तो पश्चिमी पश्चिमी घाट, आपका मेघालय का पठार, मेघालय की पहाड़ियों के नाम कौन कौन से? तो मेघालय का पठार और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्षेत्र में अर्ध सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक, इनके वृक्षों के नाम लिखना, वृक्षों के नाम जरूर याद रखना, वर्षा कितनी होती है ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्षेत्र। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्या है कि जो अर्ध सदाबहार वनस्पति जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे स्थानांतरित कृषि ज्यादा होता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि जो देखने को मिलती है यानी झूम कृषि जिसको बोलते हैं वो अर्ध सदाबहार वनस्पतियों में ज्यादा दिखाई देती है। ठीक, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि की वजह से इनका ह्रास भी अधिक मतलब जहाँ पे भी स्थानांतरित कृषि होगी वहाँ की वनस्पतियों पे भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो स्थानांतरित कृषि की वजह से के कारण यहाँ की वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। स्थानांतरित कृषि के कारण यहाँ की वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। स्थानांतरित कृषि के कारण यहाँ की वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है या वनस्पतियों का ह्रास होता है। प्रभाव यानी ह्रास। ठीक है, कमी ही होगी ना, स्थानांतरित कृषि अगर ज्यादा होगी तो वनस्पतियों का ह्रास ज्यादा होगा। इसमें वृक्षों के नाम लिखना, साइडर, होलक, कैल, साइडर है, होलक है, कैल है, इसके अलावा गुर्जन, लॉरेन, बहुत सारे वृक्ष हैं। गुर्जन, लॉरेन, चंपा, रोजवुड। साइडर याद रखना, साइडर, होलक ये दोनों याद रखना और कैल भी। ठीक है, ये तीनों स्टार्टिंग में जो लिखे हैं वो जरूर याद रखना। ठीक है, लॉरेन, चंपा, रोजवुड, गुर्जन, साइडर, होलक, कैल।
अगला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां, मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, इनके वृक्षों के नाम याद रखना, साइडर, होलक, कैल, गुर्जर, लॉरेल, चंपा और रोजवुड। ठीक है, गुर्जर है ना? हाँ, गुर्जर, रोडवुड, लॉरेल, चंपा इत्यादि। अगला है आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां, मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। यहाँ पे वर्षा जो होती है 100 से 200, मतलब पहले 200 से ज्यादा, फिर 200 से 250, अब यहाँ पे क्या होगी 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होगी। अब ये 100 से 200 सेंटीमीटर की जो बारिश होगी वो कहाँ पर होगी? अभी जो पढ़े थे असदाबहार वनस्पतियां, उसके आगे पूर्व की दिशा में जाएंगे तो वहां पर होगा, और इधर पूर्व से हम पश्चिम की दिशा में बढ़ेंगे, जैसे उत्तर पूर्व थे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में देखा भी क्या सदाबहार और सदाबहार वनस्पतियां थी, उससे हम पश्चिम की दिशा में बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां। और इधर पश्चिम से आगे जाएंगे, क्योंकि एक दिशा ये है, इधर से भी हमें आगे आना है, इधर पश्चिम की दिशा में, और इधर पश्चिमी घाट से इधर बढ़ेंगे, पूर्व की दिशा में बढ़ेंगे, तो ये वनस्पतियां वहां पे मिलेंगी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां। यहाँ पे वर्षा लिखना 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश, से 200 सेंटीमीटर की बारिश। ठीक है, वर्षा। और इनका क्षेत्र है हिमालय का गिरिपादी क्षेत्र, से 200 सेंटीमीटर की वर्षा। हिमालय का दक्षिणी भाग जो है वहां पे गिरिपादी क्षेत्र, गिरिपादी क्षेत्र। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, कौन सा ढाल? पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। अभी तक दोनों में क्या पढ़े थे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, सह्याद्री यानी पश्चिमी ढाल की बात हो रही है। ठीक है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, और आपका कर्नाटक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भाबर तराई जो उत्तर भारत के मैदान है, भाबर व तराई मैदान उत्तर प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा बिहार वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। यहाँ की जो वनस्पतियां होती हैं वो ग्रीष्म काल में जैसे ग्रीष्म काल आता है वसंत ऋतु के समय, ये अपनी पत्तियां क्या करती हैं? गिरा देती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पर्णपाती वनस्पतियां बोलते हैं। ये ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिराती हैं, जिसके कारण इनको किस नाम से जानते हैं? पर्णपाती वनस्पतियों के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर यहाँ का लगभग मतलब जो वर्षा है कितना है? 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जिस कारण इनको हम क्या बोलते हैं? आर्द्र बोला गया, मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पे मॉइस्ट जो है मौजूद है। पानी ज्यादा होगा तो मॉइस्ट होगा ना, कि 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा एक अच्छी वर्षा मानी जाती है। औसत वर्षा है ना भारत की, ठीक है, 120। इसमें आगे लिखना वनस्पतियों के नाम: साल, सागवान, शीशम, शाल, सागवान, शीशम। साल है, सागवान है, शीशम है। इसके अलावा सहतूत है, महुआ है।
शहतूत, महुआ, ठीक है, चंदन, साल, सागवान, शीशम, शहतूत, सब से ही है, ठीक है, याद करना आसान रहेगा। साल, सागवान, शीशम, शहतूत, महुआ, चंदन और आंवला लिख लो, आंवला, बेत इत्यादि। बेत बेत बेत, आंवला और बेत। अच्छा ये होता है इसमें सागवान से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है या प्रदेश है जहाँ पे सागवान सबसे ज्यादा, सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी में जो होते हैं सागवान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या एमपी का क्वेश्चन एग्जाम हो चाहे यूपी का एग्जाम हो, हर जगह पूछा जाता है कि सागवान सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं। इसको याद रखो, ठीक है। साल भी है, सागवान है, शीशम है, शहतूत, महुआ और चंदन है। टेम्परेचर कितना है? अब जनरली हमें इसे वर्षा के आधार पे पढ़ना है, तो इसमें टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने 2 बता दिया था, बट टेम्परेचर वाला जब अलग से पढ़ेंगे तो हम इसमें टेम्परेचर का पढ़ना है, ठीक। अभी ये किसके आधार पे पढ़ना है, वनस्पति सॉरी वर्षा के आधार पे पढ़ना। वर्षा जल वनस्पति है ना ये, इसमें हम वर्षा के आधार पर बताएंगे। अगला जो डिवाइड किया जाएगा वो ऊर्ध्वाधर क्रम में किया जाएगा। जब ऊर्ध्वाधर क्रम की बात करेंगे तब टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में देख लो, यहाँ पे आपको हिमालय का गिरिबादी क्षेत्र भी है, ठीक है, ऊपर जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। नीचे आएंगे तो आपको कर्नाटक भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर पश्चिम ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो हमें जो ये पढ़ना है वर्षा के आधार पर, जहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है वहाँ पे ये मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर के आधार पर पढ़ेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक, तो उनको इस नाम से नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग नामों से। इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ये सभी क्षेत्र जो है ये साल के लिए सागवान, शीशम और शहतूत, महुआ, चंदन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चंदन के वृक्ष हमें यहाँ नहीं, दक्षिण भारत में ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में भी चंदन के वृक्ष होते हैं, ठीक। 2 अलग अलग चंदन होता है, तो दोनों चंदन जो होता है उत्तर भारत में भी होता है, दक्षिण भारत में होता है। तो ये सभी क्षेत्र जो ऊपर लिखे गए वहाँ पे ये सारे वृक्ष, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे वृक्ष दिखाई देते हैं, बट ये एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक है। जब पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। वैसे वृक्ष तो आपके चारों तरफ बहुत दिखाई दे रहा है, बट वो सब नहीं पूछे जाते, इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। अगला लिखना शुष्क पर्णपाती वनस्पति। आपने पीछे 3 लाइन छोड़ा था, 3-4 लाइन, उसमें आप लिखना साथ में, एक साथ 3-4 लाइन छोड़ा था वही लिखना। शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां, ड्राई डेसिडियस इसको। शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां, शुष्क कटीली वनस्पतियां, दूसरा है शुष्क कटीली वनस्पतियां, तीसरा है मरुस्थलीय वनस्पतियां, मरुस्थलीय वनस्पतियां, और चौथा है ज्वारी वनस्पतियां, ज्वारी, ठीक है, वनस्पतियां। 4 वनस्पतियां ये हैं। एक तो ज्वारी वनस्पतियां है, शुष्क पर्णपाती वनस्पति। 3 पहले बताए थे और 4 ये और बाद में 3 के बाद चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां, शुष्क कटीली वनस्पतियां, मरुस्थली और ज्वारी। पहला है ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन। ड्राई डेसिडियस इसको बोलते हैं। ये ड्राई है, इसके पहले मॉइस्ट पड़े थे, वहां पे मतलब आर्द्रता ज्यादा थी, यहाँ पे शुष्क हो गई। ये शुष्क है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई बोलते हैं।
यहाँ पे टेम्परेचर जो वर्षा होगी अभी तक कितने तक पड़े थे 100 से 200, 200 से 250 और 250 से अधिक। अब क्या होगा ये 100 से कम होगी तो 100 से मतलब 70 से 100 हम जनरली बोलते हैं। तो इसमें पहले हेडिंग डाला शुष्क पर्णपाती वनस्पतियाँ। आगे शुष्क पर्णपाती वनस्पतियाँ। ड्राई डेसिडस वेजिटेशन, ठीक है। इसमें लिखना पहले वर्षा कितना होता है 100 से मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कितनी होती है 70 से 100 सेंटीमीटर की क्या होती है वर्षा होती है। वर्षा यहाँ पे कम होती है। इसमें जो क्षेत्र दिखाई देंगे आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, जो बीच वाला पूरा क्षेत्र है ना, भारत का मैप देखिए तो पूरे के बीच वाला जो क्षेत्र है इसमें मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, सॉरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और सॉरी महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत शुष्क पर्णपाती वनस्पतियों के अंतर्गत आता है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो पाई जाने वाली वनस्पतियां होंगी, ठीक है, वो कैसी कहलाएंगी शुष्क पर्णपाती वनस्पतियों के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब इसमें लिखना कुछ राज्यों के नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, झारखंड, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक। थोड़ा बहुत लिखना तो यूपी हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि, कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे पाई जाती है। इनको यहाँ पे वर्षा कम होती है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं ड्राई, ये ड्राई है, ठीक है। पर्णपाती भी है और ड्राई भी है। शुष्क है, शुष्क क्षेत्र कैसा है, शुष्क क्षेत्र है क्योंकि वर्षा कम होती है, वर्षा अपेक्षाकृत क्या है कम है, 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। और यहाँ पे वनस्पतियां जो होती है वो पर्णपाती होती है, मतलब अपनी पत्तियों को ये ग्रीष्मकाल जैसे ही आता है वो अपनी पत्तियों को गिरा देती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं पर्णपाती वनस्पतियां बोलते हैं। जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वनस्पतियों के नाम लिखना। इसमें तेंदू है, बेल, खैर। तेंदू का पत्ता पता ना, तेंदू जो बीड़ी होती है ना, हाँ, पत्ते भी बनाए जाते हैं खाने के लिए, और बीड़ी वगैरह जो बनता है वो तेंदू के पत्ते से ही बनाया जाता है, ठीक। लिखना है इसमें तेंदू, बेल, खैर, यहाँ पे होता है मोहब्बत में होता है तेंदू, तेंदू, बेल, खैर, पलाश इत्यादि, ठीक है। इसमें जो चारों नाम लिखे हैं तो बेल तो मान लो मोहब्बत में तो ज्यादा ही होता है, छोटी वाली बेल जो होती है, ठीक है। किंतु इसमें 3 और नाम लिखे हैं, ये तीनों के तीनों बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इनके काम भी याद रखना है। जो पलाश है, पलाश क्या है पता है, यूपी स्पेशल पढ़ा, राजकी ऑरेंज कलर का फूल होता है इसका, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं पलाश भी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको ढाक बोला जाता है, छेवला, महोबा में उसको पलाश बोलते हैं। इसका जो बॉटेनिकल, तेंदू जो होता है, तेंदू के पौधे से क्या बनाया जाता है, जो तेंदू का पौधा होता है उसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बीड़ी। इसको याद रखना। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है, बीड़ी। इसको भी आप नोट कर लेना, ब्रैकेट के साथ में लिखना। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है, बीड़ी, ठीक है। बीड़ी की जीएसटी घटा के कम कर देंगे, ठीक है।
लेकिन सिगरेट पे बढ़ा देगी, ध्यान रखें। और खैर जो होता है, खैर का जो वृक्ष होता है उससे कत्था बनाया जाता है। कत्था पता है, पान में डाला जाता है, तो याद रखना दोनों चीज। कत्था किससे बनता है? खैर से बनता है। और बीड़ी जो बनती है वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। पलाश जो होता है इसे जंगल की आग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंगल की आग, यानी इसके काट जंगल में आग लगता है। इसका बॉटनिकल नेम जो होता है उसे बोलते हैं ब्यूटी और मोनोस्पर्मा। ये इसलिए याद रखना है, बायोलॉजी वाले याद करते ही हैं, बट आपको इसलिए याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके साथ में झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। कहाँ का है? यूपी व झारखंड दोनों का राजकीय पुष्प है। यूपी व झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। ब्यूटी मोनोस्पर्मा भी बोलते हैं, इसे जंगल की आग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। ये तीनों का जरूर याद रखना, काम क्या है, ठीक? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। एक तारपीन का तेल होता है, पता है? जो आगे पढ़ेंगे उसको। तारपीन का तेल जो होता है वो चीड़ के पौधे से बनाया जाता है। कहीं पर उसको अलग से लिखो, तारपीन तेल। तारपीन का जो ऑयल होता है वो किससे बनता है? चीड़ के पौधे से। चीड़ के पौधा जो होता है, चीड़ का पौधा, चीड़ के पौधे से चीड़ का तेल यानी तारपीन का ऑयल बनाया। किससे बनती है माचिस की तेल? चीड़। आगे ना, शुष्क कटीली वनस्पतियां, ड्राई थॉर्म जिसको बोलते हैं, शुष्क कटीली वनस्पतियां। ठीक, ड्राई ड्राई थॉर्म वेजिटेशन। ड्राई थॉर्म, ड्राई थॉर्म वेजिटेशन यानी शुष्क कटीली वनस्पति। यहाँ के जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? कटीली होती है, उसमें कांटे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे वर्षा जो होगी कम होगी, क्योंकि वनस्पतियों में पत्तियाँ ना होकर अगर कांटे पाए जा रहे हैं तो किस लिए पाए जाते हैं? कि वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो। वाष्पीकरण, पौधों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी तो पानी जो है, पानी का वाष्पोत्सर्जन पौधों के द्वारा कम किया जाएगा, तो पानी की आवश्यकता जो होगी उनकी उसकी पूर्ति करते रहेंगे। अगर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो क्या होगा? पानी की आवश्यकता उनको ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो कैसी होती है? बहुत कम होती है। अभी तक कितना पढ़े थे? 70 से 100, तो ये कितने होंगे? 70 से लेकर 60 के बीच में, 70 से 50 बोल सकते हैं इसको। कितना है? 70 से 50। यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो मतलब 50 से 70 सेंटीमीटर की होती है। कितना? 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे दिखाई देती है। 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा दिखाई देती है। इसका जो क्षेत्र होता है शुष्क कटीली वनस्पतियां की, जहाँ पे विभाग पे जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें आपका उत्तर पश्चिमी भारत जो होता है, जहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होती है, तो उस क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें आपके कौन कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, राजस्थान
और गुजरात का ऊपरी भाग, उत्तरी भाग जो है गुजरात हो गया। इसके अलावा जो आपका पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश यानी क्षेत्र, जिसमें आपका आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका का पूर्वी भाग, कर्नाटका में सकते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि। इसमें जो वृक्ष पाए जाएंगे उनमें कांटेदार पत्तियां होती हैं, पत्तियों के स्थान पे क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ड्राई थॉर्न वेजिटेशन यानी कटीली वनस्पतियों के नाम से जानते हैं। इसमें उदाहरण लिखना, नागफनी, बबूल, नागफनी, बबूल, खजूर, खेजड़ी, नागफनी, बबूल, खजूर का वृक्ष भी पाया जाता है, खजूर महोबा में भी होता है, नागफनी, बबूल, खजूर, खेजड़ी और पलास भी है। खेजड़ी का पौधा पता है ना, राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी जो है राजस्थान में पाया था, खेजड़ी है, खजूर है। अभी दिखाते हैं, ठीक है। नागफनी, बबूल, खजूर, खेजड़ी, पलास इत्यादि। इसके अलावा नीम है, नीम इत्यादि। ठीक है, अगला एक ना मरुस्थलीय वनस्पति इत्यादि। ठीक है, इतना बहुत नीम। अगला है मरुस्थलीय वनस्पतियां यानी डेजर्ट वेजिटेशन। मरुस्थलीय वनस्पतियां मरुस्थलीय वनस्पतियां डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो अपेक्षाकृत सबसे कम होती है। वर्षा जो है यहाँ पे जो पाई जाती है वो क्या होती है, कम। अभी तक कितने पढ़े थे, 50। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, इसमें वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। पचास सेंटीमीटर से कम। ठीक है, यहाँ की वनस्पतियों में खास बात यह है कि इनमें भी जो पत्तियों के स्थान पे कांटे पाए जाते हैं और इनकी जड़ें जो होती है वो अधिक लंबी होती है। क्या होती है, जड़ों की लंबाई ज्यादा होती है जबकि तने की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब धरातल के ऊपरी भाग में इनकी लंबाई कम, कि धरातल के नीचे, जमीन के नीचे इनकी लंबाई ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता ज्यादा, मतलब इनकी पानी जो जल है उसका वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो सके, इसलिए इनके कांटे पाए जाते हैं और ऊंचाई होती कम होती है। किंतु जड़ें पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अधिक लंबी होती हैं, जो धरातल के नीचे तक जाती है। ठीक है, धरातल में जाती है, तो जड़ें इनकी अधिक लंबी होती हैं और पत्तियों के स्थान पे कांटे पाए जाते हैं। ये नोट कर लें। ठीक है, जड़ें अधिक लंबी, वह पत्तियों के स्थान पे कांटे पाए जाते हैं।
और ये सब क्यों होता है? पानी की आवश्यकता की पानी जो है, जल जो है उसको मेंटेन करने के लिए, जल की जो आवश्यकता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, संतुलित बनाए रखने के लिए इनकी जड़ें जो होती है अधिक लंबी और पत्तियों के स्थान पर इनके कांटे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कांटे होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो धीमी होती है। मतलब जल बाहर जल का जो उत्सर्जन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है और उनको जल की पूर्ति होती रहती है, ठीक है, पौधों को। और जल इनको कैसे मिलता है? क्योंकि इनकी जड़ें जो होती है अपेक्षाकृत नीचे तक जाती हैं। ये भी ध्यान देना कि इनकी जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं। इसमें क्षेत्रों के नाम लिखना, वही आपका उत्तर पश्चिमी, ठीक, उत्तर पश्चिमी भारत जो होगा जिसमें राजस्थान, एमपी, एमपी के कुछ क्षेत्र मतलब जहाँ पे बॉर्डर बनाता है, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी के पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, यूपी का पश्चिम, उत्तर पश्चिमी बोल सकते हैं। यूपी का जो है उत्तर पश्चिम है, इसमें वही आबनूस, सॉरी, इसमें कौन कौन से होंगे? नागफनी होगा, ठीक है, वृक्षों के नाम लिखना है इसमें, नागफनी, खजूर, खेजड़ी इत्यादि जो मस्तली वनस्पतियां हैं उनके नाम, कैक्टस, नागफनी, कैक्टस, नागफनी, बबूल इत्यादि, ठीक है, बस अच्छा मतलब एक ही है, उसको ब्रैकेट में, सॉरी, ठीक, कैक्टस यानी नागफनी। कैक्टस है नागफनी, ठीक, बबूल, और इसके स्थान पे क्या होता है? खेजड़ी, खेजड़ी लिख सकते हो आप, इत्यादि। खेजड़ी, कैक्टस मतलब नागफनी होता, ठीक, कैक्टस उसी को बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। कैक्टस या एग्जाम में कैक्टस ही लिख के ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि नागफनी सबको पता होता है ना। लास्ट टिक ना, ज्वारी वनस्पतियां या टाइडल वेजिटेशन। टाइडल वेजिटेशन, जो टाइडल, इनका नाम ही है ज्वारी वनस्पति है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पानी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, जल, ठीक है, जल वाले क्षेत्र में, जलमग्न वाले क्षेत्रों में ज्वारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें आपको जितने भी डेल्टाई प्रदेश दिखाई देते हैं, डेल्टाई प्रदेश जितने भी दिखाई देते हैं, चाहे वो गंगा यमुना का डेल्टा हो यानी सुंदरवन का डेल्टा हो, ठीक है, गोदावरी कृष्णा कावेरी का डेल्टा हो, इन सभी क्षेत्रों में, इसके अलावा जो भी समुद्री क्षेत्र है, जिसमें आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र क्षेत्र है, ठीक है, इधर आपका कोरोमंडल तट, मालाबार तट, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, और इधर पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन का डेल्टा, इन सभी क्षेत्रों में जो है मैंग्रोव, इनको जो है ज्वारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? ज्वारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जो ज्वारी वनस्पतियाँ होती हैं उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। एक तो इनको हम मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से भी ज्वारी वनस्पतियों को जाना जाता है। और इसके अलावा इनको हम अनूप वनस्पति, वेलांचली, ठीक है, और क्या नाम देते हैं? अनूप वनस्पति, वेलांचली है, कच्छ वनस्पति है। तो इनके अलग अलग नाम है, पहले बोलिए। एक तो इनको हम अनूप वनस्पति बोलते हैं, कच्छ वनस्पतियां भी कहा जाता है, कच्छ वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, ये सब इनके अलग अलग नाम है, अनूप, कच्छ, मैंग्रोव, ठीक है, आदि नामों से इनको जाना जाता है। एक वेलांचली भी है, वेलांचली भी है। कौन सी? वेलांचली। वेलांचली नहीं करना। तो तीन चार अलग अलग नाम है इनके, ये याद रखना, कुछ भी लिख के आ सकता है।
प्रॉपर्टी सबकी वही रहेगी, क्योंकि बस नाम अलग अलग क्षेत्रों में इनका नाम अलग अलग। ठीक, तीसरा क्या लिखा? मैंग्रोव कक्ष वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति, कक्ष वनस्पति, वेलांचली है, अनूप वनस्पति है। इनके क्षेत्र कौन कौन से थे? जहां पे भी जल का जलमग्न क्षेत्र होगा, क्षेत्रों के नाम लिखना। समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भाग। समुद्र तट और डेल्टा वाला जो क्षेत्र होगा, जिसमें आपका सुंदरवन का डेल्टा हो या कृष्णा गोदावरी और महानदी का डेल्टा हो, ठीक है, या गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों के। इसके अलावा जो आपका कक्ष वनस्पतियां जो पाई जाती है, गुजरात के कक्ष वाले क्षेत्र में भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसलिए उनको जो है सेम वनस्पतियां पाई जाती है, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इसको इसलिए इसको हम कक्ष वनस्पतियां भी कहते हैं। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा में जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी वनस्पति है? अगर ऑप्शन में कक्ष वनस्पति है तो कक्ष वनस्पति पे टिक लगाएंगे। ऐसा मत सोचना कि कक्ष वनस्पति गुजरात में है तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन के डेल्टा को हम कक्ष वनस्पति कैसे कह सकते हैं? ये इन्हीं का अन्य नाम है। ठीक है, दूसरा नाम है, चाहे इसको हम अनूप वनस्पति बोले, कक्ष बोले, चाहे मैंग्रोव बोले, या वेलांचली वनस्पतियों के नाम से भी मतलब इनको जानते हैं। और इसको ये कहाँ पे पाए जाते हैं? समुद्र तट और निम्न डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों के अंतर्गत जैसे आपका सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा देखते हैं तो वहाँ पे एक वृक्ष होता है जिसका नाम क्या होता है? सुंदरी। सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही उस डेल्टा का नाम क्या रखा गया है? सुंदरवन का डेल्टा। मतलब उस डेल्टा का नाम ही सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है, क्योंकि उस क्षेत्र में या जो ये वनस्पति है, ज्वारी वनस्पति है, उसमें सुंदरी नाम का एक वृक्ष ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसका पूरा नाम ही क्या रख दिया गया उस डेल्टा का? सुंदरी, सॉरी, सुंदरवन का डेल्टा है। क्या रखा गया? सुंदरवन का डेल्टा। इसमें क्षेत्र में भी समुद्र तटीय क्षेत्र जितने भी होंगे, चाहे पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, ठीक है, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, सॉरी आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, अंडमान निकोबार, वो सभी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आएंगे, इसलिए समुद्र तट लिख दिया होगा। ठीक है, इससे समझ लेंगे जितने भी तटीय राज्य होंगे भारत के, वे सभी जो है ज्वारी वनस्पतियों के अंतर्गत आएंगे। और जो भी डेल्टाई क्षेत्र है, चाहे वो गंगा यमुना का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र यानी सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र की बात की जाए, चाहे गोदावरी और कृष्णा या कावेरी की डेल्टाई क्षेत्र की बात की जाए, चाहे महानदी का डेल्टा क्षेत्र जो है, वो जितने भी डेल्टाई क्षेत्र है उसके निम्न भाग का मतलब क्या है? जहाँ पे वो सागर से मिलते हैं, नीचे वाले भाग। एक तो ऊंचा भाग होगा, उच्च डेल्टाई क्षेत्र और निम्न डेल्टाई क्षेत्र। तो निम्न डेल्टाई क्षेत्र में ही ये वनस्पतियां पाई जाती है। कौन से डेल्टाई क्षेत्र में? निम्न, जहाँ पे ऊंचाई कम होती है। ठीक है, निम्न का मतलब क्या है? जिसकी ऊंचाई कम है। एक होगा उच्च डेल्टाई क्षेत्र, जहाँ पे ऊंचाई ज्यादा होगी, तो वहाँ पे जो है ज्वारी वनस्पतियां नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे समुद्र जल नहीं पहुंच पाता जनरली, इसीलिए। इसके अलावा इसमें वृक्षों के नाम लिखना। एक तो सुंदरी है, सुंदरी, कैजुरीना, सुंदरी, कैजुरीना, मैंग्रोव, मैंग्रोव, उसके अलावा दो और, एक केवड़ा है और बेंदी करके। क्या नाम है? केवड़ा और बेंदी। क्या नाम है? केवड़ा और बेंदी। केवड़े का फूल होता है, केवड़ा और बेंदी इत्यादि। ठीक है, ये सब वनस्पतियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। केवड़ा, बेंदी, सुंदरी, कैजुरीना और मैंग्रोव। सुंदरी वनस्पति सुंदरी जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरवन के डेल्टा में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उसको सुंदरवन जो वहाँ का डेल्टाई क्षेत्र है, या गंगा या ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। आज के बस इतना ही। अगला वाला जो है वो है उष्णकटिबंधीय, मतलब अगले में क्या पढ़ना है उसको बंद करते हैं।